इंसान की लालच, क्रूरता और मौत के खेल जैसे एस्पेक्ट्स ने स्क्विड गेम को नेटफ्लिक्स पर आते ही एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बना दिया, जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्ट फैन बेस बना जो इसके सीजन 2 का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी। फॉलो अप थोड़ा स्लो भले था, बट आने वाली कहानी के लिए हमें काफी ज्यादा एक्साइटेड करके जा चुका है। और इस सीजन के अंदर ऐसे बहुत सारे डिटेल्स और बिहाइंड द सीन फैक्ट्स हैं जो आपको काफी ज्यादा अमेज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्विड गेम सीजन 2 को बनाने में कितना लंबा वक्त लगा था और रोज की रोज प्रोडक्शन में कितने लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्या है असल ह्यूनजो की सच्चाई, इसे इस सीरीज के अंदर इंक्लूड करना क्यों कंट्रोवर्शियल था और इसके पीछे का रियल लाइफ इंस्पिरेशन कौन था, सीजन 2 में दिखे रैपर थैनोस और इसके एक्टर में क्या सिमिलैरिटीज थी, और स्क्विड गेम का सीजन 3 हमें कब देखने को मिल सकता है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्विड गेम सीरीज को क्रिएट किया था हुआंग डोंग ह्यूक ने, ये तो आप सबको मालूम होगा, बट आपको ये नहीं मालूम होगा कि एक्चुअली इस सीरीज सिर्फ और सिर्फ एक ही सीजन की होने वाली थी। लेकिन जब इसका सीजन 1 नेटफ्लिक्स के ऊपर ड्रॉप हुआ तो इस सीरीज को 265 मिलियन व्यूज 91 डेज के अंदर मिले और इसी अमाउंट ऑफ टाइम में इसे 2.2 बिलियन वॉच आवर्स भी मिले, जिसने एक्चुअली नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसीलिए नेटफ्लिक्स को इस सीरीज को रिविजिट करना बहुत जरूरी था। इसीलिए नवंबर 2021 के प्रेस रिलीज के दौरान ही इसके आगे की कहानी को कॉन्सेप्चुअलाइज करना शुरू कर दिया था और फाइनली जून 2022 में जाकर इसके सीजन 2 को कंफर्म कर दिया गया। जब बात इसके सीजन 2 को लिखने की आई तो यहाँ पर हुआंग ने इस बात की तरफ हिंट किया था कि यहाँ पर फ्रंटमैन को इस स्टोरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस के एंगल को भी इस सीजन के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्योंकि उनकी जगह हर जगह पुलिस ऑफिसर्स को लेट एक्शन लेते हुए दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने द मैट्रिक्स फिल्म सीरीज से भी काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली थी, जहां पर उन्होंने गी हन के कैरेक्टर को मॉर्फियस से इंस्पायर किया था, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स मूवी के अंदर नियो को मैट्रिक्स की सच्चाई बताता है। बट सवाल ये उठता है कि इस बार इतने सारे यंग कैरेक्टर्स को आखिर क्यों चूज किया गया। वेल, सीजन 1 के अंदर बहुत सारे मिड एज्ड और एडल्ट कैरेक्टर्स को चूज किया गया था जो अपनी लाइफ से हार चुके थे, बट इस बार सीजन को नया फ्लेवर देते हुए यहाँ पर हुआंग डोंग ह्यूक ने जानबूझ के यंग कैरेक्टर्स को चूज किया ताकि वो कई सारे नए ट्रेंड्स को इनकॉर्पोरेट कर पाएं, जैसे कि क्रिप्टो स्कैम वाला एंगल जो हमें सीजन में देखने को मिला, और यंगस्टर्स जिन्होंने अपने लाइफ और फाइनेंशियल डिसीजंस में बड़े बड़े पंगे लिए हों। साथ ही साथ वो इस सीरीज के डाइवर्सिटी और स्क्विड गेम की एनर्जी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते थे। सीजन 2 के अंदर वन ऑफ द न्यू गेम्स जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था वो था 6 लेग्ड रन। लेकिन इस सीक्वेंस के दौरान जिस गाने टू यू को बजाया जा रहा था उसे 1980s में लेजेंडरी कोरियन म्यूजिशियन शिन हाय चुल ने लिखा, कंपोज और गाया था, जो उनके कॉलेज बैंड इन्फिनिट ट्रैक के साथ था, और उन्होंने इस गाने को 1988 के जमाने में एमबीसी कैंपस सॉन्ग फेस्टिवल में फीचर किया था। इसी गाने ने बेसिकली कोरिया के अंदर कोरियन म्यूजिक और पॉप को बढ़ावा दिया था, जिसके कारण इवेंचुअली के पॉप का जन्म हुआ। उनके इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें डीमन लॉर्ड और द डेविल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन साल 2014 में उनकी डेथ हो गई और उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए इस गाने को कई सारे हाई स्कूल और साउथ कोरिया के कॉलेज के कई सारे कल्चरल फेस्ट में बजाया जाता है। इसी चीज का शायद ये एक होमाज था। अब जब 6 लैक्स गेम्स की बात ही चल रही है तो यहाँ पर प्लेयर्स को एक बड़े से इंडोर हॉल के अंदर विजिट करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर कोरियन में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब स्ट्रॉन्गली, एनर्जेटिकली और फर्मली था, और ये बेसिकली कोरियन बच्चों के पीई क्लास के लिए यूज होता था। बट यहाँ पर इसका इस्तेमाल और मीनिंग लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एक और ईस्टर एग था पिंक गार्ड नो यूल को लेकर, जहां पर जब मेल पिंक गार्ड्स नो यूल को धमकाते हैं तो वो नाम बक न्यूक कहते हैं, जिसका मतलब था साउथ मैन नॉर्थ वुमेन। ये बेसिकली कोरिया के अंदर एक पुरानी कहावत है नॉर्थ और साउथ कोरिया के डिवीजन को लेकर, जिसमें माना जाता है कि साउथ के मर्द नॉर्थ के मर्द के मुकाबले ज्यादा हैंडसम होते हैं, वहीं पर नॉर्थ की औरतें साउथ की औरतों के मुकाबले ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। और यही चीज बेसिकली कहीं न कहीं क्लैरिफाई भी करती है कि यहाँ पर नो यूल एक्चुअली नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करती थी।
बात करें अगर एक्चुअल फिल्मिंग की तो सीजन 2 को बनाना आसान नहीं था, जहां पर एक्चुअली इसके प्रोडक्शन में 3 साल तक का वक्त लगा। साथ ही साथ 6 महीने से 1 साल तक का वक्त इसे सिर्फ और सिर्फ लिखने में लगा। और तो और इस सीरीज को फिल्म करने के लिए तकरीबन 500 से भी ज्यादा कास्ट और क्रू का इस्तेमाल डेली होता था, जहां पर स्पेसिफिकली इनिशियल शूट आउट वाले सीन को लेकर 6 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग लगी थी। सीजन 2 के फिल्मिंग की बात की जाए तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी यानी कि मेन शूटिंग जुलाई 2023 में शुरू हुई थी, जहां पर इस पूरी की पूरी शूटिंग को अप्रोक्सीमेटली 10 महीनों तक का वक्त लगा था। जहां पर सियोल साउथ कोरिया के इंचोनेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शूटिंग के दौरान कई सारे नॉर्मल पैसेंजर्स और सिटीजन्स ने इस बात की कंप्लेंट की कि प्रोडक्शन ने एक्चुअली उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जिसके लिए प्रोडक्शन ने ऑफिशियली माफी भी मांगी थी। बाकी फिल्मिंग की बात की जाए तो दाएजियोन में एक फिल्म स्टूडियो के अंदर इसकी पूरी फिल्मिंग हुई थी, जहां पर वैसे तो जुलाई 2024 में इसकी फिल्मिंग खत्म हो गई थी, लेकिन सीजन 3 की फिल्मिंग अभी भी बैक टू बैक चल रही है। खैर, इस वीडियो में हमने 6 लेग रन वाले सीक्वेंस की बहुत बात की, लेकिन इसे बिहाइंड द सीन फिल्म करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, जहां पर एक्चुअली 360 प्लेयर्स के लिए 150 क्रू मेंबर्स का इस्तेमाल इंडोर सेट के अंदर किया गया था और माहौल को थोड़ा डस्टी बनाने के लिए यहाँ पर अलग से धूल मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते एक चाइल्डहुड प्लेग्राउंड की फील आ पाए। लेकिन इसी डस्ट की वजह से कास्ट और क्रू को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था और बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी होती थी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मेकअप की बात की जाए तो मेकअप पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था, जहाँ पर कई सारे लीड एक्टर्स ने एक्चुअली मेकअप डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपनी लुक को डिजाइन किया था। इसके अलावा जो भी इस सीजन के अंदर आपको ब्लड देखने को मिला है वो भी मेकअप डिपार्टमेंट का ही काम था, जहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ब्लड की स्प्लैटर, थिकनेस और एडिबल और नॉन एडिबल फीचर्स को ऐड किया गया था, जिसके चलते अगर किसी प्रकार से ब्लड एक्टर्स के मुंह में भी चला जाए तो वो उसे डाइजेस्ट कर पाए। इस सीरीज के अंदर हमें एक स्पेशल ट्रांस कैरेक्टर देखने को मिली, जिसे इस सीरीज के अंदर ह्यून जो बुलाया गया था। और जैसा कि सीजन 1 के अंदर अली के रूप में एक मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर को दिखाया गया था, हुआंग डोंग सियुक इस सीरीज के अंदर भी एक मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर को दिखाना चाहते थे। और जैसा कि साउथ कोरिया भी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, LGBTQ कम्युनिटी वहाँ पर भी काफी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है और डे टू डे लाइफ में उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती है। वैसे इस कैरेक्टर को रियल लाइफ मेल एक्टर पार्क संग हुन ने प्ले किया था, जिसके चलते इस शो के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी, जहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा था कि अगर एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर को दिखाना था तो कोई ट्रांसजेंडर एक्टर ही क्यों ना इसे प्ले करता। बट हुआंग डॉग ह्यूक के हिसाब से कोरिया में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो खुद को ओपनली गे या ट्रांसजेंडर एडमिट करता हो। ऐसे में इस तरह का कोई एक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाय द वे, इस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये कैरेक्टर रियल लाइफ ट्रांस सोल्जर ब्योन ही सू से इंस्पायर्ड था। खैर, इसके अलावा इस सीजन के अंदर एक और बहुत ही यादगार कैरेक्टर था रैपर थैनोस, जिसे चोई सियंग ह्यून ने प्ले किया था। और उनकी लाइफ और इस कैरेक्टर की लाइफ काफी ज्यादा मिलती जुलती है, जहाँ पर रियल लाइफ में चोई सियंग भी एक रैपर और के पॉप बॉय बैंड बिग बैंग का हिस्सा थे। बट साल 2017 में उन्हें 10 महीने के लिए प्रिजन सेंटेंस किया गया था और 2 साल तक प्रोबेशन पे रखा गया था मैरिजुआना स्मोक करने के लिए, क्योंकि साउथ कोरिया में किसी भी प्रकार का ड्रग अब्यूज इलीगल है, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा पब्लिक बैकलैश झेलना पड़ा था और उन्होंने एक्टिंग से एक बहुत बड़ा लंबा पॉज भी लिया था। बट इस सीजन के अंदर उनका अपीयर होना कई सारे कोरियंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था और एक चर्चा का विषय भी। अगर बात करें इस सीरीज की ओवरऑल रिसेप्शन की तो वो भी काफी ज्यादा कंसीडर की जाने वाली है, जहां पर सीजन 1 के मुकाबले इस सीजन को 82% की रेटिंग मिली है और फिलहाल इसे 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली है, जो कि ऑफ कोर्स एक रीजन हो सकता है इस सीजन के क्लिफ हैंगर पर खत्म होने का और बहुत सारे लोग एक कंप्लीट कहानी देखना चाहते हैं। बट अपेरेंटली इसके सीजन 2 को वियतनाम के अंदर एक्चुअली बाइकआउट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कांग डे हो के पिता को अ गुड पर्सन बताया गया था, जो बेसिकली एक वियतनाम वॉर वेटरन था। एंड डेफिनेटली वियतनामीज इस वॉर को किसी और तरीके से याद रखते हैं, क्योंकि वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका के साथ मिलकर साउथ कोरिया ने भी कई सारे वॉर क्राइम्स वियतनाम के अंदर किए थे, जिसके कारण वियतनाम ने इस सीरीज के प्रोडक्शन को नेसेसरी एक्शन लेने की बात की थी।
खैर अगर बात करें व्यूअरशिप की तो ये पहले 3 दिन के अंदर नेटफ्लिक्स पर इसने 68 मिलियन व्यूज जनरेट किए, जो वेडनेसडे की 50 मिलियन व्यूज को सरपास करके हाईएस्ट प्रीमियर व्यूअरशिप ऑफ नेटफ्लिक्स बन चुकी है अपनी पहले प्रीमियर वीक के दौरान। और इस सीजन को 92 कंट्रीज के अंदर नंबर 1 की पोजीशन मिली। अब बात करें अगर इसके फ्यूचर की तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका सीजन 3 बैक टू बैक शूट हो रहा था। बहुत सारे रिपोर्ट्स इस बात का दावा करते हैं कि सीजन 3 का रिलीज डेट एक्चुअली लीक हो चुका है और एक्चुअली ये जून 27, 2025 को रिलीज हो सकती है, जो कि बेसिकली काफी नजदीक होगा सीजन 1 और सीजन 2 के रिलीज डेट के मुकाबले। बट फिलहाल अभी क्रिएटर्स और नेटफ्लिक्स की तरफ से इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और जैसा कि सीरीज को क्लिफ हैंगर पर छोड़ा गया था, ये बात तो श्योर है कि सीजन 3 भी ज्यादा दूर नहीं है, तो होपफुली 2025 में कुछ हमें सुनने को जरूर मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सीजन 3 इस पूरे सीरीज का फाइनल सीजन हो, जो एक हिसाब से काफी सही होगा और बहुत सारे लोगों के लिए ये काफी इजी वॉच होगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस सीजन के बारे में और क्या क्या मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।